को इनर्शिया, ठीक है। और रोड भी कौन सी थी, एक थिन रोड थी। और उस रोड का पहला हमने कर लिया था कौन सा बेटा, अबाउट एन एक्सिस passing through one end A and Z offering, ये कर चुके थे। और इसका जो आंसर आया था वो आंसर आया था mn² डिवाइडेड बाय 3। ये नहीं, ये वाला, ये रिंग क्या है, हमारे पास एक रोड है, इस रोड के इस एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया हमने निकाला था वो ये आ चुका है। इसको नाम देते हैं I1, दिस इक्वल टू I1। अब सेकंड जो आपको निकालना है ना, मैंने कहा उसी तरीके से इंटीग्रेशन कर देना, सब कुछ वही करना है, इंटीग्रेशन कर देना -l/2 से +l/2, सब कुछ वो को करने के बाद में अभी नोट ना करें, साथ साथ में। उसके बाद में मैं बता दें इसमें सेंटर से अगर पास हो यहां से, इसका इनर्शिया फाइंड करना है, इसका नाम है I2। अब ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये किसी भी एक सिमेट्रिकल शेप का कहाँ है, सेंटर। तो किसी भी सिमेट्रिकल सेंटर जो होता है किसी बॉडी का, जो सिमेट्रिकल शेप की उसका जो सेंटर होता है, और उसी पॉइंट उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। तो इस बॉडी का भी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो उस पूरी रोड का मास यही पे क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा। यही जो पॉइंट है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ICM कह सकता हूं उसको। मास है m, लेकिन जो पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास। तो दो एक्सिस, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, क्या ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल नहीं है? पर है नहीं। अगर दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है तो मैं तुम्हें दो थ्योरम्स करवाइए, एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में पैरेलल है कि परपेंडिकुलर? पैरेलल। तो कौन सी थ्योरम लगा सकते हो? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे टोटल लेंथ है L, तो ये सेपरेशन कितनी होगी? L/2 आधी होगी। तो अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या है कि अबाउट एन एक्सिस passes through the center of the road, सेंटर ऑफ रोड, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसका सॉल्यूशन कराओ सेकंड वाले का। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अच्छे से समझ रहे हैं, उसी का बहुत ज्यादा यूज आउट करेंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर का। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मीनिंग था कि कोई भी एक इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास नहीं, किसी भी एक्सिस के अबाउट, यानी दैट इज I1 इज इक्वल टू, जो I1 पता है मुझे इसलिए मैंने I1 लिखा है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड प्लस product of the mass of the road and the square of the distance between the two parallel axes। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी बीच का सेपरेशन है क्या कर दो, स्क्वायर। अब आपको ICM निकालना है, I1 दे रखा है, ऊपर I1 दे रखा है, तो I1 की वैल्यू पुट कर दो। I1 कितना है, दैट इज ml² डिवाइडेड बाय 3। आपको ICM निकालना है, प्लस ये क्या बनेगा, ml²/4। ये निकालना है तो इसको रख दो वहीं पे, इसको ले आओ इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ml² डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस ml² डिवाइडेड बाय 4। ml² को बना जाएगा, ICM इज इक्वल टू ml² आ गया कॉमन, क्या बचेगा 1/3 + 1/4,
कितना बढ़ेगा ये एलसीएम लोगे तो प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस कैसे आएगा माइनस। तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा बोला करो सुन सामने बैठा करो 12 कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 कितना आएगा 1/12। तो जो आईसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा ml स्क्वायर। ये तो आपको बताया था मैंने वो एक इंटीग्रेशन मेथड से था एक कंप्लीट एक सॉल्यूशन था। ये एक का पता था तो उसका यूज करके हमने यहाँ यूज कर लिया। लेकिन जो कल निकाला था वो किसी क्लियर से आएगा किसी भी एक्सिस का यूज नहीं किया हमने वहां पे शुरू से लेकर लास्ट तक उसी का अपने आप निकाला। अब आपको इसमें क्या होना चाहिए बस इसका निकालने के लिए अब देखो अब आपको और I2 पता है अब हमें I2 पता है I2 निकाल लिया हमने ठीक है I2 तो आपको I2 अगर पता होगा तो I1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा इसका यूज करके इसी फॉर्मूले का यूज करके। तो आपको एक पता होना चाहिए बस और सबसे जरूरी कौन सा है ये वाला। तो दो में नोट करेंगे इसको नोट करेंगे उसके बाद रोल करेंगे इसमें बात इसी इनर्शिया के इसी थ्योरम के यूज करके आपको निकालना है इस एक्सिस का और इस एक्सिस का जो इनर्शिया है वो मान कहलाएगा I3 और वो इस एंड से n/4 डिस्टेंस दूर है n/4 और आपका इसका इनर्शिया आपको निकालना है। अब तो कम से कम निकालना है नंबर 3 इस पढ़ेगा रहेगा तो थोड़े के लिए फिर वही बात है सेम यानी कहोगे I3 इज इक्वल टू ICM प्लस इन दोनों एक्सिस की बीच की डिस्टेंस क्या बचेगी L/4 बचेगी टोटल L/2 है L/4 बचेगी तो ये बचेगी L/4 और इसका स्क्वायर इसको सोल्व कर लो आगे आप क्या है I3 इज इक्वल टू ICM सेंटर ऑफ मास से पास हुआ था उसका आएगा ml²/12 प्लस ये आएगा ml²/16 I3 इज इक्वल टू ml² आ गया कॉमन एलसीएम ले लें 48 ये बन जाएगा 4 ये आ जाएगा 3 ये बनेगा इसका आंसर 7/48 ml²। I4 का निकालोगे जो बिल्कुल कहां से पास है सामने देखो ये जो बिल्कुल उसके एक्सिस से यानी कि जिस एक्सिस में रोड रखी हुई है रोड की कोई थिकनेस नहीं है थिन रोड की है इस रोड पे जो जरूर एक रखी हुई है जैसे रोड एक्स में रखी हुई है तो एक्स के अबाउट ही उसका इनर्शिया आपको निकालना है। तो कितना इसका इनर्शिया है I4 अरे 0 कितना आएगा 0 क्यों आएगा 0 जब रोड का मास तो है लेकिन जिस एक्सिस से ये एक्सिस इधर हो गया इस एक्सिस से उसकी लेंथ कहां है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां है ही नहीं ना ये थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल आप उसे डिस्टेंस ये रही इसकी जो लेंथ है ना ये बड़ी थिकनेस है ये नेग्लिजिबल है ओनली इसकी लेंथ कंसीडर की जाएगी ब्रेड और हाइट इसमें नहीं है ना ब्रेड है इसकी ना इसकी हाइट है ओनली लेंथ है। तो जो ब्रेड किसी की है ही नहीं है तो मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं किसकी जब मैं कि लेंथ है ना ब्रेड है तो ये डिस्टेंस होगी नहीं कि नहीं होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो I4 कितना हो जाएगा 0 तो यानी देखिए परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन
इक्वल टू 0। जब परपेंडिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस ही नहीं होगी तो उसका इंटरसेक्ट कितना आएगा 0 है। मैं सिंपल से आपको नहीं कहूं, एक बार समझना रूल है। जैसे पंखा है तो पंखा घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। उस रोड के अबाउट, ये जो रोड है उस रोड में कोई भी पॉइंट है जो रोड रोटेट नहीं कर रही है, उसी में कोई एक पॉइंट होता तो उसके इंटरसेक्ट कैसे निकालते हैं? इंटरसेक्ट क्या होता है? रोड के अबाउट इंटरसेक्ट निकालना है और रोड पे कोई पॉइंट होता तो उसके इंटरसेक्ट क्या होगा? इसी में कोई पॉइंट होता है, एक्स यही चीज दो में इसी के एक्सिस, तो कोई लेंथ होगी, कोई डिस्टेंस होगी क्या? नहीं, यही रोड है सीधी ऐसे, और इस ऐसे में एक्सिस बना दो, इसके अंदर से कोई एक्सिस पास कर दो तो उसका इंटरसेक्ट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगी नहीं, इसी के अंदर ये एक्सिस है और यही उसकी रोड है, तो टोटल जो उसकी लेंथ है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 होगी, तो I4 क्या बन जाएगा? नोट कर इसको, चलिए हम चलो देखो डायग्राम को देखिए। अब वही एक रोड है, ये थिन रोड है, वही उसकी लेंथ है L लेंथ, वही उसका मास है M, और ये उसका एक्सिस पास है यहां से। ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करिए और इसके साथ में इसका एक एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी कैसे है? अब तक रोड ऐसे थी, ये उसका एक्सिस था, इस एक्सिस के अबाउट रोड ऐसे घूम रही है। अब क्या ये रोड टेढ़ी है, ये उसका एक्सिस है, कैसे रोटेट करेगी? ऐसे, बिल्कुल ऐसे कैसे जिससे में है वो एंगल लगातार वही बढ़ाती जाएगी। तो इसका इंटरसेप्ट हम कैसे निकालेंगे? टेढ़ा नहीं, आपको थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, बहुत आसान नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका डिफरेंस है वो देखते हैं कि आप क्या करेंगे। यहां से पहले वही छोटा सा एलिमेंट वाली बस सेम बात करें, कोई भी एलिमेंट मान लो, लिया कितने कोई एलिमेंट मान लिया, ये एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस हमने क्या लिखी थी? dx, जिसका मास हमने क्या लिखा था? dm। हमने ये जो डिस्टेंस ये वाली जो थी ये क्या थी? x, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, ये x थी। लेकिन क्या ये x डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे? एक्सिस से नहीं, इस एक्सिस से ये डिस्टेंस x है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो जब इसका इनर्शिया आप निकालेंगे तो आपको इस एलिमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने की दी हुई है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया r। तो इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया होगा वो कितना है? ऑफ स्मॉल एलिमेंट, दैट इज di, जो आप लिखते हो क्या बनेगा बेटा? dm into r²। इसका dm हो गया, डिस्टेंस के लिखेंगे r², और जो आपने पहले किया था जब रोड बिल्कुल ऐसे थी उसी के साथ ऐसे एक्सिस था तो x लिखा था उसके से क्या आता है? तो dm into r², और टोटल निकालेंगे क्या करेंगे उसका? इंटीग्रेशन, टोटल इनर्शिया क्या बनेगा इसका? अबाउट given एक्सिस। तो उसके लिए आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm into r²। लेंथ का इंटीग्रेशन वही करना है, इस एंड पे कितनी लेंथ है? 0, तो अब इस एंड पे जो कितनी लेंथ होगी? l, तो इंटीग्रेशन तो वही होगा सेम 0 से l। dm की वैल्यू भी वही होगी जो हमने कल की थी, कितनी dm थी? l, dm is equal to
अरे m बाई l into dx ये होती टोटल मास बाई टोटल लेंथ इनटू दैट लेंथ जिसका आप निकालना चाह रहे हो, ये होगी dm। अब बात बची r, इस r की क्या वैल्यू है? मैं कलर से ट्रायंगल बना देता हूं, फिर से बताऊंगा आपको मैं रिजोल्यूशन क्या था हमने ऐसे नहीं कुछ भी पर ये सब कुछ ये x है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस r है, मुझे ये r निकालिए x की टर्म में कितना होगा? अरे एंगल के सामने ये कौन होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। एक साइड दे रखी होती है, रिजोल्यूशन कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होती है? अगर डायरेक्ट क्या बता सकते हो आप मेरे को? x into sin थीटा होती है, यानी इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आती है? x into sin थीटा। और बेस की वैल्यू क्या आती है? x into cos थीटा। और कैसे निकालते हैं? किसी को अब तक नहीं पता हो तो फिर लास्ट को बता रहा हूं मैं। आपको निकालना क्या है? ये इस ट्रायंगल से तो जो r होगा और जो दे रखा है वो ये, तो r डिवाइड बाय x जो निकाला वो रख दो, जो दे रखा है उसे डिवाइड कर दो। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होते हैं sin थीटा, तो जो r आ गया वो आ जाएगा x ऑफ sin थीटा। और अगर मैं ये निकालता तो ये आ जाता x ऑफ cos थीटा। तो आप इसकी जगह r की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, dm की जगह ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, फिर देखना आंसर क्या है आपका, कितना डिफरेंस है। इसमें वैसा ही वैसा बनेगा, एक लाइन एक वर्ड का डिफरेंस आएगा बस। क्या रखो? फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड i इज इक्वल टू क्या बढ़ेगा? इंटीग्रेशन 0 टू l dm की वैल्यू है m by l into dx, m by l into dx into r square, r ये है x square sin square थीटा, x square sin square थीटा। अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? dx को देख लो, इसके जैसे वेरिएबल कौन ओनली x है। अगर ये sin थीटा के बजाय sin x होता तो इसका भी करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये sin थीटा है, ये dx है। अगर ये d थीटा होता, ये d थीटा होता तो फिर sin थीटा का करते होंगे। यानी ये वेरिएबल बताता है कि किसका इंटीग्रेशन होना है, किसको कलेक्ट करना है, किसको इकट्ठा करना है, वो ये बताएगा। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का नहीं करना, m का नहीं करना, l का नहीं करना, सबको इंटीग्रेशन से कर दो बाहर। तो जो i आ गया वो कितना आएगा? दिस इज m by l into sin स्क्वायर थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। कहां से कहां? 0 से l। इसका इंटीग्रेशन कर दिया था हमने, तो जो i आ जाएगा वो आ जाएगा m by l into sin स्क्वायर थीटा। और ये हम कल कर चुके थे, x का आता है x क्यूब बाई 3 और x के जगह लिखोगे l, तो ये आ जाएगा l क्यूब डिवाइड बाई 3। ये बढ़ेगा इसका सारा आंसर। इस l से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2। कितना आंसर आएगा? i इक्वल टू m l स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इनटू sin स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात याद करेंगे, देखेंगे पीछे हमने कल किया था इसका, इस एक्सिस से जो पास था उसका इनर्शिया, उसका जो इनर्शिया आया था वो इनर्शिया आया था m l स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और इसका इनर्शिया है इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो m l स्क्वायर बाय 3 इनटू sin स्क्वायर थीटा। किसका फर्क है? ओनली sin स्क्वायर थीटा। डायमेंशन में देख रहे हैं क्या फर्क है? क्या ये सब कुछ ऐसे कैसे नहीं था, सब यही था, बस ओनली इस टर्म का डिफरेंस आ गया, वहां x x था बस, लेकिन यहाँ क्या है? sin थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर करना है तो sin स्क्वायर थीटा, तो बस ओनली प्रोडक्ट कर देना है sin स्क्वायर थीटा का और कुछ नहीं करना है। सिमिलरली अगर आपको इसी रोड का इसके अबाउट ये था तो सेंटर के अबाउट कितना था? इस सेंटर के अबाउट का ml स्क्वायर बाई 12 राइट था ना, आज ही क्या है? ml स्क्वायर बाई 12। तो अगर इसी रोड को ऐसे रखा तो ये आंसर है, और इसी रोड को टेढ़ा करके तो यही रोड ऐसे होती
सेम वही, ठीक है। और अब जो एक्सिस से पास होता है वो यहां से पास होता है, ये पास होता है जो उसके बिल्कुल सेंटर से पास है, और वही एंगल बनाएगा, क्योंकि एंगल डालो एंगल वही बनेगा, सेम यहां डालेंगे तो वही बनेगा, यहां वही बनेगा। तो इसका इनर्शिया कितना आएगा, इसका इनर्शिया कोई भी नाम हो सकता है, I1 I2 जो भी है, तो I1 कितना आएगा, सीधा बनेगा ना, सब कुछ ये बनेगा। इंटीग्रेशन अगर पूरा करना हो तो -L/2 से +L/2 कनेडा को कॉमन रहेगा, ये आ जाएगा mL²/12 इनटू sin² थीटा। बस आपको sin² थीटा से मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी नहीं करना, आंसर अपने आप आ जाएगा। करो लो। अगर मान लो आपको इस एंगल की बजाय आपको ये एंगल दिया होता है, मान लो ये अल्फा दिया होता है, ये एंगल दिया और कहते हैं ये एंगल है, यहाँ पे अल्फा दे दिया, अब बताओ इसका आंसर क्या है। इतना सा फर्क है, जब ये एंगल हो गया तो अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बेस, और ये क्या बन गया परपेंडिकुलर। जहां जो बेस था अब वो क्या बन गया परपेंडिकुलर, क्या बनेगा परपेंडिकुलर, और ये क्या था परपेंडिकुलर, क्या बन गया बेस। तो क्या लिखोगे अब ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा cos अल्फा, cos अल्फा। तो जहां पे आपने लिखा हुआ है r = x sin थीटा, आप लिख देंगे r = x of cos अल्फा, और आपका आंसर क्या आएगा mL²/3 इनटू cos² अल्फा, ये आंसर आ जाएगा। तो सब ये करवाया नहीं था, तो अगर ऐसा आएगा तो cos और यहां एंगल होगा तो sin, ठीक है। अब आगे करो इसमें, इसी रोड की बजाय रोड का हो गया कंप्लीट, अब करेंगे रिंग की। अब देखो आगे नेक्स्ट फुल रिंग, अगर रिंग हो तो क्या होगा, रिंग के अबाउट डिफरेंट एक्सिस करके, जैसे हमने यहाँ पे रोड के लिए किया, जैसे ही रिंग के लिए डिफरेंट एक्सिस के लिए हमें इनर्शिया निकालना है। तो हमारे पास मान लो कोई भी रिंग है, ये एक रिंग, रिंग होती है जो बीच से बोलो खाली, उसमें क्या क्या कौन से प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन। तो पहला इसके अंदर हम लिखेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the center and perpendicular to its plane, जो उसके सेंटर से पास हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो वो ऐसा कौन सा एक्सिस होगा, कौन सा प्लेन है, एक्स और जेड। तो उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा ये एक्सिस होगा वो कौन सा होगा भाई, हमें इसके अबाउट इसका इनर्शिया निकालना है। तो उस क्लास में का तो बच्चे मान के लाए थे वहां से करने को उसके पास प्लीज मेरे थोड़े से रिंग तो नहीं, रिंग जैसा है, ये जो सारे समझ सकते हो। अब इस रिंग का एक्सिस कौन सा क्या है, आप देखो बताओ। अगर इस रिंग को मैं ऐसे पकड़ लूं ऐसे, तो ये एक्स जेड कहलाएगा, जैसे कि फैन है हमारा, ये कहलाएगा एक्स वाई, ठीक है। अभी कैसे ये ऐसे, ये बना रखा हमने सामने। तो इस रिंग का प्लेन हो गया ये वाला एक्स जेड, और जो क्वेश्चन है वो क्या है
कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो एक्सिस। उसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये, और ये ऐसे रोटेट करेगी इसके अबाउट, ठीक है। तो जो एक्सिस इसके अंदर से पास हो रहा है तो कुछ हिस्सा इस चौक का आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है सारा नहीं, कुछ ऐसा हिस्सा जो नहीं दिख रहा होगा, छोटा सा हिस्सा, वो हिस्सा यहाँ दिखा रहा है कि ये डिसअपीयर है, जो इसके अंदर से पास है, पहचान होती है ये तो सेंटर से पास हो रहा है वो, यानी जो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास है। तो ऐसे इसका ये है एक्सिस। तो इसका इनर्शिया क्या है, हमें ये इनर्शिया पता है, अब बाकी आप निकालते जाएंगे। इस इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो होती है mr²। m है इस रिंग का मास और r है इसकी रेडियस, ये एक पता है। दूसरा अब हमें निकालना है नंबर सेकेंड कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस कहां से, टेंजेंट टू इट्स प्लेन। पहले टेंजेंट की वजह से डायमीटर निकालते थे पहले, उसके बाद निकालेंगे टेंजेंट का अबाउट डायमीट्रिक एक्सिस। अबाउट डायमीट्रिक एक्सिस यानी कि वह एक्सिस उसके डायमीटर से पास हो। अब रिंग ऐसे रहेंगे, इसके डायमीटर कौन से होंगे, डायमीटर वो होता है जो इसके सेंटर से पास हो, और ऐसे ये क्या होगा इसका डायमीटर, ये भी क्या होगा इसका डायमीटर। कहीं भी डाल दो ये सब क्या होंगे, इसके डायमीटर होते जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, अरे बोलो। और डायमीटर की डिस्टेंस यहाँ से इस एंड से इस एंड में से कोई भी डायमीटर होगा सबकी क्या होगी, बराबर होगी, वैल्यू तो वाले के बराबर होगी ना। तो सभी डायमीटर के अलोंग आप कोई भी इनर्शिया निकाल लेना, उन सभी का डायमीटर का इनर्शिया क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल इक्वल। और वो इसी प्लेन में होगा कि अलग प्लेन में होगा। ये जो डायमीटर कौन से प्लेन में है, एक्स में हो गया। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये जेड में हो गया, और थोड़ा टेढ़ा कर दूं तो ये एक्स जेड में हो गया। क्या वाई में गया, किसमें ये एक्स जेड, जिसमें आपकी रिंग रखी हुई है, इसी रिंग में ही डायमीटर के एक्सिस बनेंगे हमेशा। चाहे कोई भी एक्सिस डाल देना, ये डाल देना, ये डाल देना, चाहे कोई भी डाल देना। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास एक रिंग है, थोड़ा सा उसको जैसे ये रिंग है, इस रिंग का ये हो गया सेंटर। मैं चाहे एक्सिस को ये डायमीटर को ये दिखा दूं, चाहे मैं डायमीटर को ऐसे दिखा दूं, चाहे तो ये इसका एक्सिस हो जाएगा अलोंग द डायमीटर आईडी। ये भी जो हमारे पास एक्सिस होगा ये भी अलोंग क्या हो जाएगा इसका डायमीटर। तो ये जो दोनों जो डायमीटर की जो एक्सिस पास हो रही है एक्स जेड प्लेन में से पास होंगे, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों। और एक एक्सिस जो है उसका आपका सेंटर से पास है और उसके परपेंडिकुलर है, जो ये है। जो उसके सेंटर में सेंटर ऑफ मास इस आईसी ये वाला है, आईसीएम कह दो, आईसी कह दो, कोई भी कह सकता है उसको नाम, आईसी नॉट को डाल दो। अब मैं कैसे निकालूंगा इस दोनों का, आपको ये पता है तो यहां से इसका पास है। अब मुझे पहले दोनों लगा दे, पहले तो है ही नहीं क्या, ये एक्सिस और ये एक्सिस या पहले है ये और ये नहीं है ना, तो क्या है परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या होंगे परपेंडिकुलर है। तो ये एक्सिस ऐसे हो और उसका परपेंडिकुलर हो, ऐसे हो, तो क्या उनको हमेशा क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा सकते हो, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि वो 2 डायमेंशनल के लिए एप्लीकेबल है, और ये 2 डायमेंशनल तो है, एक्स और जेड क्या है 2 डायमेंशनल। तो अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कोई मानना चाहिए। अब आप इनमें से कोई भी एक ले लो, चाहे इसमें से अलग अलग करके बता दो। चाहे ये हमारे पास ये है, एक हो रहा है एक्सिस एक्स से पास, एक हो रहा है जेड से पास, और
एक और है y से पास, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपको थ्योरम अगर थोड़ी बहुत याद है, उस थ्योरम का क्या फॉर्मूला था, क्या थ्योरम बता सकते हैं? कि इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो कौन है? i y, that is equal to the sum of the moment of inertia about two axes z and x which is in its plane। तो इसी के प्लेन में उन दोनों के सम के इक्वल, अकेला इसके इक्वल होगा जो इसके परपेंडिकुलर था। 3 बढ़ाए थे 3 का, i y किसके बराबर आएगा? i x प्लस i z, i x प्लस i, और ये दोनों बराबर होंगे। यानी अगर मैं इसको पास कर दूं तो ये तो बनेगा, ऐसे पास ये तो बनेगा, और इसको अगर मैं ऐसे पास कर दूं तो क्या बनेगा? ये डायमीटर। तो ये भी डायमीटर है और ये भी क्या है? डायमीटर है। तो इन दोनों का जो इनर्शिया होगा वो बिल्कुल क्या होगा? बराबर होगा। एंड Ix इज इक्वल टू होगा Iz। अब इन दोनों को भी नाम दे सकते हैं, Ix का दोनों या I1 नाम दे दो इसको आप, I1। तो अब बताओ I y की वैल्यू कितनी है जो आपको निकालना है? बस ये निकालना है I1। तो इस I y की वैल्यू कितनी है ये बताओ, यहां से कर दो। तो I y इज इक्वल टू I x भी कितना है? I1, I z भी कितना है? I1। तो ये हो गया I1 प्लस I1 कितना हो गया? 2I1। तो I y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1। अब ध्यान से ये बताना मेरे को, यहां से आपको दे क्या रखते हैं, क्या पता है आपको? क्या आपको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता? ये दे रखा है, कितना है ये? अरे कितना है ये? mr²। अरे कहां से पास हो रहा है? y से पास हो रहा है, और y वाले का इनर्शिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? mr²। और आपको x का और z का निकालना है, इसी का भी। तो यहां से I y जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू mr²। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1। तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो, क्या I1 मत लिखो, तो I1 से कंफ्यूज हो रहे हो, तो दोनों को Ix लिख दो बस, Ix। तो ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ Ix। तो Ix कितना बनेगा? Ix आ जाएगा mr² डिवाइड बाय 2, और Ix और Iz दोनों के बिल्कुल बराबर है। तो Iz भी कितना आएगा? ये बढ़ेगा ना करना बेटा, सारा कल करेंगे।